हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञान कलश नॉलेज ड्रॉप्स में। आज हम लोग इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करने जा रहे हैं जो कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम, जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में होते हैं प्रीलिम्स, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जो टॉपिक है वो है पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, और 2 मंथ्स का करंट अफेयर इसमें सम्मिलित किए गए हैं। उस पे क्वेश्चन हैं जो है मई और जून के। ठीक है, ये टेस्ट सीरीज का पार्ट है, टेस्ट सीरीज के ही क्वेश्चन हैं जो कि यूपीएससी के हिसाब से बनाई गई थी। टेस्ट सीरीज उसका है, हाल ही में एग्जाम हुआ था। ठीक है, मैंने दिया था इसका। तो यूपीएससी के हिसाब से क्वेश्चन सेट है, लेकिन यूपी पीसीएस और जो भी पीसीएस रिलेटेड एग्जाम है या भी जो भी गवर्नमेंट एग्जाम जिनमें जीएस इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन और करंट अफेयर्स आते हैं, उनमें महत्वपूर्ण हो सकता है। देखेंगे आगे कैसे यूपीएससी के क्वेश्चंस जो हैं, बहुत सारे जो जैसे वन लाइनर जो क्वेश्चंस होते हैं वही कई स्टेटमेंट में दे दिए जाते हैं, वही यूपीएससी का क्वेश्चन बन जाता है। तो उसी के हिसाब से हम लोग देखेंगे। तो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीएस मेन पोर्शन होता है, उसके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। टोटल 100 क्वेश्चन है। ठीक है, और 200 मार्क्स है। तो चलिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, हिंदी पे बात करेंगे। जहाँ पे लगेगा कि हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है तो इंग्लिश का ट्रांसलेशन भी देखेंगे। ठीक है, तो पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन और मई और जून का करंट अफेयर हम लोग करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए। ठीक है, तो ये इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और फिर हिंदी का ही है। इसका इसका जो पीडीएफ है, ये अगर आप चाहेंगे तो इसको मैं टेलीग्राम चैनल जो है, इस चैनल के नाम पर ही है, आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। इसका टेलीग्राम का लिंक भी दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से डाउनलोड करके खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम पीएमईजीपी, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, और इसमें आपको क्या करना है, सही कथन का चुनाव करना है। ठीक है, तो चलिए, पहला कथन है, इसे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। मतलब एमएसएमई मिनिस्ट्री जो है उसके द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। दूसरा स्टेटमेंट है कि इसका उद्देश्य देश भर में बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना। ठीक है, तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि आप वीडियो को यहाँ पे पॉज कर दीजिए, खुद से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, उत्तर तो मैं बताऊंगा ही। ठीक है, नहीं तो अगर आपको नहीं आ रहा है क्वेश्चन तो आप डायरेक्ट वीडियो देख लीजिए। ठीक है, तो ये जो प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, इसको चर्चा में क्यों था कि हाल ही में जो 15वां वित्त वर्ष 15वां फाइनेंस कमीशन का जो समय है वह है 2000 कब से कब तक है, 2021-22 से लेकर के 2025-26 तक के लिए है। तो इसी दौरान इस प्रोग्राम को भी क्या कर दिया गया है, एक्सटेंड कर दिया है। तब तक यह प्रोग्राम भी क्या करता रहेगा, चलता रहेगा। तो इसीलिए चर्चा में था, इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसे कौन सा मंत्रालय जो है कार्यान्वित कर रहा है, वह यही मंत्रालय है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। तो पहला स्टेटमेंट सही है। और इसका उद्देश्य क्या है, बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना। तो यह दूसरा भी कथन क्या है, सही है। तो इस तरह से इसका जो सही आंसर है वो सी है। 1 और 2 दोनों कथन सही है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है गोइंग। जैसे अब मान लीजिए ये यूपीएससी के लेवल का क्वेश्चन था, है ना। अब मान लीजिए पीसीएस या अन्य जो छोटे एग्जाम होते हैं गवर्नमेंट को, उसमें कैसे पूछते, उसमें आपसे पूछ लेते कि प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम या प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम जो है कौन सा मंत्रालय शुरू कर रहा है। 4 मंत्रालय आपको दे दिए जाते, उन्हीं मंत्रालयों में से एक चुनना होता। ठीक है, तो उसमें केवल एक स्टेट मतलब एक सीधे ऑप्शन चुनना होता। लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 ऑप्शन दिए हैं। पीसीएस में भी ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल, इसका फुल फॉर्म है गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स कार्यक्रम 2.0। इसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें जो सही कथन है उसको हमको क्या करना है, चुनना है। ठीक है, तो चलिए, पहला स्टेटमेंट इसमें दिया है कि यह जनजातीय मामलों के मंत्रालय और मेटा फेसबुक की संयुक्त पहल है। दूसरा स्टेटमेंट दिया है
इस कार्यक्रम का उद्देश्य केवल देश के आदिवासी समुदायों के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देकर 10 लाख युवाओं को डिजिटल रूप से उन्नत करना है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है तो देख लेते हैं वो क्या है। तो पहला तो इसके लिए जो मिनिस्ट्री है वो जनजातीय मामलों के मंत्रालय, और साथ ही में मेटा जो है फेसबुक का ही नया नाम है मेटा। तो वन लाइनर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फेसबुक का नया नाम क्या दिया गया है, तो मेटा है ना। और यह जो मंत्रालय है जनजातीय मामलों का मंत्रालय, इसके मंत्री कौन है? जो केंद्रीय मंत्री हैं अर्जुन मुंडा जी हैं। ठीक है, अब पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि अब देखिए यहाँ पे केवल कभी कभी कहते हैं ना कि एक्सट्रीम जो शब्द होते हैं उनको देख करके पता लग जाता है कि स्टेटमेंट गलत हो सकता है। लेकिन अब जब जनजातीय मामलों के मंत्रालय चला रहा है प्रोग्राम, तो केवल आदिवासियों के लिए ही यह प्रोग्राम जो है चलाया जा रहा है। आपको इसको लेकर के भ्रमित नहीं होना है। तो यहाँ पे केवल देश के आदिवासी समुदायों के बीच उद्यमता को बढ़ावा दे करके 10 लाख युवाओं को डिजिटल रूप से उन्नत करना है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, पहला भी है सही है। तो इसका सही उत्तर जो है सी है। 1 और 2 दोनों कथन क्या है? सही है। इस प्रोग्राम के जो है 3 क्षेत्र हैं, 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। ठीक है, तो उसमें जो क्षेत्र है वो है, पहला है डिजिटल साक्षरता है, दूसरा है जीवन कौशल, और तीसरा है नेतृत्व और उद्यमिता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, वन स्टॉप सेंटर जो अक्सर समाचारों में रहता है का लक्ष्य है। वन स्टॉप सेंटर जो समाचार में देखने को मिलता होगा, आपको आप पढ़ते होंगे तो देखने को मिलता होगा, समाचार सुनते होंगे तो नहीं सुनते हैं, नहीं देखते हैं तो कहाँ मिलेगा। तो वन स्टॉप सेंटर जो प्रोग्राम है वह कब शुरू किया गया? 2015 में शुरू किया गया था। और यह एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ना। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड और सेंट्रल सेक्टर 2 तरह की स्कीम होती है। सेंट्रल सेक्टर जो होती है केंद्रीय क्षेत्र वाली योजनाएं, उनमें सारा पैसा जो है केंद्र सरकार खर्च करती है। लेकिन जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड होती हैं उसमें राज्य और केंद्र सरकारों के बीच फंड का क्या होता है? शेयरिंग होता है। कुछ फंड वो खर्च करेंगे, कुछ फंड राज्य के खर्च करेंगे, कुछ केंद्र सरकार। तो इसका जो सही आंसर है वह कौन सा होगा? इसका जो सही आंसर है वह ए है, लिंग आधारित हिंसा का सामना करने वाली महिलाओं की सहायता करना। ठीक है ना, तो लिंग आधारित हिंसा का सामना जो कर रही हैं महिलाएं, उनके लिए यह प्रोग्राम वन स्टॉप सेंटर चलाया गया है। और कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री है इसके लिए, ये आपसे छोटी जो एग्जाम है उसमें वन लाइनर में जो पूछा जाता है वो तो ऐसे ही पूछा जा सकता है कि किसके लिए है, महिलाओं के लिए है, बच्चों के लिए है, किसके लिए है। और मिनिस्ट्री भी पूछा जा सकता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट। और साथ ही में ईयर भी पूछा जा सकता है कि किस ईयर में जो है इनको क्या किया गया है, स्टार्ट किया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फोर्थ क्वेश्चन है, वंचित गांवों में 4G मोबाइल सेवाओं की संतृप्ति के लिए एक परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो वंचित गांव है वहां 4G मोबाइल सेवाओं की संतृप्ति मतलब वहां पे पहुंचे, उसके लिए परियोजना चलाई गई, उसके संबंध में हमको विचार करना है। तो 3 कथन है। पहला है, यह परियोजना दूर दराज और दुर्गम क्षेत्रों में 24,680 वंचित गांवों को 4G मोबाइल सेवाएं प्रदान करेंगी। दूसरा कथन है, BSNL द्वारा आत्मनिर्भर भारत के 4G प्रौद्योगिकी स्टैक का उपयोग करके निष्पादित किया जाएगा और इसे यूनिवर्सल ऑब्लिगेशन फंड के माध्यम से वित्त पोषित किया जाएगा। तीसरा है, यह परियोजना विभिन्न ई गवर्नेंस सेवाओं, बैंकिंग सेवाओं, टेली सेवाओं आदि के वितरण को बढ़ावा देगी। ठीक है, तो अगर सिंपल सा दिमाग लगाया जाए, तो मैंने यहाँ पे सिंपल सा दिमाग लगाया था क्योंकि मुझे पता नहीं था, तो मैंने ये आंकड़े वाला जो पहला स्टेटमेंट था, मुझे लगा कि ये गलत होगा, तो मैंने इसको एलिमिनेट कर दिया। तो पहला एलिमिनेट करने के बाद 2 3 बचा, तो मैंने इसको सही कर दिया, लेकिन मैंने गलत कर दिया। कभी कभी जो आंकड़े दिए होते हैं आपको वो सही भी दे दिए होते हैं। तो ये जो आंकड़ा दिया हुआ है ये सही दिया हुआ है, तो इसलिए पहला स्टेटमेंट सही हो गया। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। ठीक है, BSNL द्वारा ही चलाया जा रहा है। अब यहाँ भी यह सोचा जा सकता है कि भाई गवर्नमेंट का प्रोग्राम है तो BSNL गवर्नमेंट की कंपनी है तो उसके द्वारा ही चलाया जा रहा है। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है।
और तीसरा स्टेटमेंट तो जनरल स्टेटमेंट है, तो तीसरा तो गलत मान ही नहीं सकते हैं। तो अगर थोड़ा एलिमिनेट भी करते तो इसमें से बी और डी में से ही कोई ऑप्शन होता। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, डी है। ठीक है, तीनों ही स्टेटमेंट क्या है इसमें सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवसर योजना के संबंध में। सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि अवसर योजना किससे संबंधित है। छोटी कक्षाओं में मतलब जो छोटे एग्जाम है उनमें यही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो स्टेटमेंट दिए हैं, तो स्टेटमेंट आपको इसमें से सही कथन का चुनाव करना है। यह भी देख लिया कि ये कि सही पूछ रहा है गलत पूछ रहा है। तो पहला कथन है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यह पहल शुरू की है, और दूसरा है कि इसका उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों को अपने हवाई अड्डों पर अपने क्षेत्र के स्वयं निर्मित उत्पादों को बेचने या प्रदर्शित करने के लिए स्थान आवंटित करना है। ठीक है, तो अवसर योजना का पहली बार आपसे फुल फॉर्म भी कई एग्जाम में पूछ लेते हैं। ठीक है, अवसर का फुल फॉर्म क्या है, एयरपोर्ट अवसर, तो पहली बात ऐसे लिखा जाएगा। तो अब एयरपोर्ट एज वेन्यू फॉर स्किल्ड आर्टिजन्स ऑफ द रीजन। ठीक है ना, अवसर में ए याद रखिए। तो एयरपोर्ट्स पर क्या करना है कि जो भी स्वयं सहायता समूह के लोग हैं जो उत्पाद लोकल एरिया पर बना रहे हैं, उत्पादित कर रहे हैं, उसको ले जाके एयरपोर्ट पे भेजें। जैसे अभी स्टेशनों पे जो रेलवे स्टेशन है वहाँ के लिए एक प्रोग्राम है ना कि लोकल लोग वहाँ पे जो लोकल एरिया के प्रोडक्ट हैं उनको ले जाकर बेचे, वैसा ही एयरपोर्ट के लिए चलाया गया है। तो अवसर ए से याद रखिए कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ये क्या है, प्रोग्राम है। तो पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा भी स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो इस तरह से इसका जो सही आंसर है वो पहला और दूसरा कथन दोनों सही। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है आई रास्ते, ठीक है, जो अक्सर समाचारों में देखा जाता है का अर्थ है। अब इसका फुल फॉर्म पूछ लिया गया है ना। तो इसका जो सही आंसर है वह कौन सा है, आई रास्ते का फुल फॉर्म है। तो इसका इंग्लिश में आपको मैं पहले दिखा देता हूं कि इंग्लिश में क्या इसका मतलब जो है, ज्यादातर हम लोग ऐसे फुल फॉर्म इंग्लिश में ज्यादा अच्छे से याद कर लेते हैं। तो इसमें इतने सारे दिए हैं, मैं आपको सही वाला बता देता हूं जिससे आप कंफ्यूज ना हो। तो आई रास्ते का जो फुल फॉर्म है वह है ये बी वाला, इंटेलिजेंट सोल्यूशन फॉर रोड सेफ्टी थ्रू टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। इसमें रोड सेफ्टी वाला बस दिमाग में रखिए कि ये किससे संबंधित है, आई रास्ते रोड सेफ्टी संबंधित, रास्ते है ना, रास्ता कहते हैं रोड को ही, तो रोड सेफ्टी से संबंधित है आई रास्ते प्रोग्राम। ठीक है, यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो सड़क सुरक्षा के लिए प्रोग्राम है कौन सा, आई रास्ते। तो कौन सा मंत्रालय जो है शुरू किया होगा यह प्रोग्राम आई रास्ते, वो मंत्रालय है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें थोड़ा हिंदी का जो है क्वेश्चन सही नहीं है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, इंग्लिश में भी देख लेंगे। तो इसमें जो दिया है कि एक स्वास्थ्य संयुक्त कार्य योजना, एक स्वास्थ्य संयुक्त कार्य योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक स्वास्थ्य, वन हेल्थ प्रोग्राम आप लोगों ने सुना होगा, के संबंध में विचार करना है। दो कथन दिए हुए हैं और सही विकल्प का चुनाव करना। तो पहला कथन है कि यह योजना स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। दूसरा है इस योजना के अनुसार वन हेल्थ लोगों, वन हेल्थ का मतलब क्या है वह बता रहा है। तो वन हेल्थ जो है लोगों, जानवरों और हमारे पर्यावरण के लिए इष्टतम स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए स्थानीय, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर काम कर रहे कई विषयों के सहयोगी प्रयासों के लिए एक दृष्टिकोण है। तो वन हेल्थ अगर आपने सुना है तो वह जो इस योजना है उसके बारे में पूछा गया है। वन हेल्थ अब नहीं पता है कि कहाँ की स्कीम है, तो लग सकता है भाई स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय शुरू किया होगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, यह ग्लोबल स्कीम है, यह कोई नेशनल स्कीम नहीं है। तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित नहीं है। तो कौन संबंधित है, आपने सुना होगा FAO का, FAO का नाम, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का नाम, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम का नाम सुना होगा, WHO का नाम सुना होगा, और एक विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन है
WHO का नाम सुना होगा। तो ये इतनी संस्थाएं मिल करके वन हेल्थ प्रोग्राम को क्या कर रही हैं, चला रही हैं। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, तो केवल एक सही नहीं होगा और ना तो दोनों सही होगा। अब या तो दो बस सही होगा या तो दोनों ही गलत होगा। तो ये जो वन हेल्थ की परिभाषा है ना, ये यही है कि लोग हो चाहे जानवर हो चाहे पर्यावरण हो, उनके लिए इष्टतम स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए स्थानीय, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर सहयोगी प्रयास करने का दृष्टिकोण है। ठीक है, तो ये जो है 5 वर्ष के लिए प्रोग्राम क्या है, शुरू किया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो बी है, दूसरा कथन बस केवल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है कि कौन सा कथन क्या है, सही है। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, पहला कथन दिया है, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम एक केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है। दूसरा कि इसका उद्देश्य देश भर में 10 वर्ष और उससे अधिक के आयु वर्ग के निरक्षरों के बीच साक्षरता को बढ़ावा देने में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का समर्थन करना है। ठीक है, अब दोनों ही स्टेटमेंट जनरली सही लग रहे हैं, तो मैंने तो एक और दो दोनों सही कर दिया था, लेकिन ये मेरा क्वेश्चन क्या हो गया, गलत हो गया। पहला स्टेटमेंट सही है क्योंकि यह नव भारत साक्षरता कार्यक्रम जो है यह एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ही है। इसमें केंद्र और राज्य क्या है, दोनों ही पैसा क्या करेंगे, खर्च करेंगे। ठीक है, तो शेयर होगा, दोनों ही खर्च करेंगे। इसका मंत्रालय जान लीजिए, है ना, मंत्रालय कौन सा होगा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन होगा। ठीक है ना, इसमें मैंने गलत कहाँ पे किया, इसमें जो ये 10 वर्ष है यहाँ पे मैंने गलत कर दिया। मुझे लगा 10 वर्ष और उससे अधिक के आयु के बच्चों के लिए ही होगा, लेकिन यहाँ पे 10 वर्ष नहीं। देखिए कैसे, देखिए यूपीएससी जो भी क्वेश्चन बनाता है या पीसीएस भी बनाने लगा है, तो वो लोग क्या करते हैं, पूरा स्टेटमेंट गलत नहीं देते, उसमें किसी एक शब्द को चेंज कर देते हैं, या कोई छोटा सा आंकड़ा है उसको चेंज कर दिया। जैसे 10 वर्ष था, जैसे यहाँ पे इसका सही होता है 15 साल, उसको क्या कर दिया, 10 साल कर दिया। तो 25 साल कर देते, 5 साल कर देते, तो मतलब बस एक अंक मतलब जो है उसमें बदल दिया, पूरा स्टेटमेंट जो है गलत हो गया। तो यही मतलब ये नहीं कि सतही नॉलेज लेकर के आपको उसके बारे में अच्छे से पता हो, डीप हो, तुक्का कभी कभी सही हो जाता है, कभी कभी गलत भी हो जाता है ना। तो ये जो 8वां क्वेश्चन है, इसका जो सही आंसर है वो क्या है, केवल एक, केवल पहला कथन सही है। और यह प्रोग्राम कब से कब तक के लिए चलाया जा रहा है, यह प्रोग्राम 2022-23 से लेकर के 2026-27 के लिए क्या किया जा रहा है, चलाया जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है मैपिंग से संबंधित है कि निम्नलिखित देशों पर विचार करना है और यह बताना है कि अमेजन बेसिन के क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र जो है वो क्या है, आते हैं। तो 4 देश हैं और ये चारों देश कहाँ के हैं, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के हैं। कोलंबिया है, वेनेजुएला है, पेरू है, पराग्वे है। पराग्वे के बारे में विशेष बात है कि यह एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। बेसिन क्या होता है कि जो मुख्य नदी प्रवाहित होती है उसके साथ उसकी सहायक नदियां भी रहती हैं। तो ये जो सहायक नदियां जिन जिन क्षेत्रों से जो है जल लेकर के आती हैं, वो पूरा जो क्षेत्र है इसका बेसिन ही कहलाता है। तो आपको बताना है कौन कौन से जो है अमेजन बेसिन के क्षेत्र हैं, जो कि कौन कौन से देशों से जो है अमेजन नदी को पानी जो है मिलता है। इसमें जो सही आंसर है इसका वो है 3 देश हैं इसमें, कोलंबिया है, वेनेजुएला है और पेरू है। पराग्वे जो है इसमें क्या है, सम्मिलित नहीं। ठीक है, तो पराग्वे सम्मिलित नहीं है। मैंने चारों ही लगा दिया था तो मेरा गलत हो गया। तो इसका जो सही आंसर है वो ए है, 1, 2 और 3, कोलंबिया, वेनेजुएला, पेरू। आप इसको मैप में जा करके देख लीजिए, है ना, तो ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। कहाँ है इनका लोकेशन पता होना चाहिए कम से कम, कहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, कौन सा सही विकल्प है। अब ये बहुत कुछ दिया है, सूचकांक, पुरस्कार और रिपोर्ट दिया है, और उससे संबंधित जो संस्था है या मंत्रालय है उनको दिया। तो जो
वन लाइनर क्वेश्चंस अगर बनाना हो तो डायरेक्ट ही पूछ सकते हैं कि ये निर्यात तैयारी सूचकांक कौन जारी करता है, नारी शक्ति पुरस्कार कौन प्रदान करता है। लेकिन ये यूपीएससी और पीसीएस वाले क्या करते हैं कि अब ये आप अगर यूपी ट्रिपल एससी जैसे एग्जामों को देखेंगे तो ये 3 क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे 3 क्वेश्चन को मिला के एक बना दिया गया। तो आप एक क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं यहाँ पे तो आपका 3 तैयार हो रहा है, तो ये आपको सोचने वाली बात है। तो चलिए देखते हैं, निर्यात तैयारी सूचकांक जो है वह नीति आयोग ही जारी करता है, सही है। नारी शक्ति पुरस्कार, अब नारी शक्ति पुरस्कार थोड़ा सोचने वाली बात है कि बच्चों और महिलाओं के लिए अलग मंत्रालय ही है, तो स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय क्यों जारी करेगा, तो इसको जारी करता है कौन, नारी शक्ति पुरस्कार को महिला और बाल विकास मंत्रालय, ठीक है ना, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो ये दूसरा कथन जो है यहाँ पे गलत हो जाता है, वह सुमेलित नहीं है। निर्यात तैयारी सूचकांक तो नीति आयोग जारी करता है, लेकिन नारी शक्ति पुरस्कार को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण न जारी करके कौन प्रदान करता है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रदान करता है। तो जो है दूसरा कथन गलत हो गया। तो अब एलिमिनेट करना चाहें तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। तीसरा पता हो चाहे ना पता हो, बस दूसरा पता होता तो आप सही उत्तर निकाल लेते, 1 और 3। तीसरा जो है वह है नमूना पंजीकरण प्रणाली सांख्यिकी रिपोर्ट जो है कौन जारी करता है, गृह मंत्रालय जारी करता है। तो तीसरा सही, तो इसका सही आंसर क्या हो गया, 1 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब भारत के बारे में आईपीसीसी की छठी मूल्यांकन रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्षों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। तो आईपीसीसी की छठी जो मूल्यांकन रिपोर्ट जारी की है उसके बारे में, तो इसमें आपको एक होमवर्क दे रहे हैं कि आप आईपीसीसी के बारे में जो है जानिए कि इसकी स्थापना कब हुई, कहाँ कौन सी संस्था है, कहाँ हेडक्वार्टर है, कौन पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कौन जो है किन संस्थानों ने मिलकर इसकी स्थापना की और क्या कार्य आदि करता है, ठीक है। इसमें हमको सही विकल्प का चुनाव करना है, तो चलिए देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है कि गंगा और अंतर्राज्यीय साबरमती नदी बेसिन को पानी की भारी कमी की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। आईपीसीसी मतलब जलवायु परिवर्तन से संबंधित रिपोर्ट जारी करता है कि तापमान कितना कैसे बढ़ रहा है। जैसे हमारा लक्ष्य है कि इस सदी के अंत तक हम टेम्परेचर को 1-1.5 डिग्री सेल्सियस से कम रखें, जो वृद्धि हो, ठीक है। तो क्यों कम रखें, नहीं तो जितने भी बर्फीले क्षेत्र हैं पिघल जाएंगे, तापमान बढ़ेगा तो बहुत सारी नई नई बीमारियां पैदा होंगी। तो पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट है कि जलवायु परिवर्तन अत्यधिक आक्रामक विदेशज प्रजातियों के आक्रमण को हतोत्साहित करेगा, मतलब जो एलियन स्पीसीज होती हैं उनके आक्रमण को क्या करेगा, हतोत्साहित करेगा, मतलब उनमें कमी आएगी। तो अगर थोड़ा भी आपने पढ़ा है तो हमेशा बात होती है कि जलवायु परिवर्तन के कारण क्या होगा, नई नई बीमारियां उत्पन्न होंगी, है ना। तो बीमारियां ही नहीं उत्पन्न होंगी, नए नए जैसे बहुत सारे क्षेत्रों में नए नए पेड़ पौधे उगने लगेंगे, है ना, जो प्रजातियां हैं नई नई आएंगी। तो उससे क्या होता है, जो लोकल लेवल की जो स्पीसीज होती है उनको खतरा होता है, वही एलियन स्पीसीज कहलाते हैं। तो जलवायु परिवर्तन जो है ऐसे आक्रमण को घटाएगा नहीं, उसको बढ़ाएगा। अब यहाँ पे देखिए हतोत्साहित लिख दिया है, जबकि यहाँ पे क्या होना चाहिए, बढ़ाएगा। एक शब्द चेंज कर दिया गया, पूरा स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। तो दूसरा कथन गलत हो गया, तो दूसरा हटा देंगे, तो आपके पास पहला बचा और आखिरी बचा। अब पहला कथन दिया है कि गंगा और अंतर्राज्यीय साबरमती नदी बेसिन को पानी की भारी कमी की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। तो यह पहला कथन क्या है, सही है। जलवायु परिवर्तन के कारण पानी की कमी होगी, है ना, क्योंकि बर्फ क्या है, पिघल जाएगी, या जो स्रोत है वो सूख जाएंगे, तो पानी की कमी तो हो ही जाएगी ना। तो पहला कथन बस सही है, दूसरा कथन क्या है इसमें गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में संथाली लिपि ऑल चिकी का प्रयोग किया गया था। ये तो डायरेक्ट ये तो आता है या तो नहीं आता है, तो नहीं आता है तो मत कीजिए, जैसे मैंने किया, नहीं किया। तो पहली बार जो है यह एक कैसी लिपि है, आप तो डायरेक्ट पूछा जा सकता है ऑल चिकी कौन सी लिपि है,
हिंदी लिपि है, संथाली लिपि है, और 2-3 जातियों का नाम दे सकते हैं। तो पहले तो पता हो कि ये संथाली लिपि है। तो चर्चा में क्यों थी? क्योंकि हाल ही में इसका उपयोग करके क्या किया गया है, भारतीय संविधान का अनुवाद किया गया है। ठीक है, ऑल चिकी का प्रयोग करते हुए पहली बार, ठीक है ना, संथाली लिपि का प्रयोग करते हुए भारतीय संविधान का अनुवाद किया गया है। ठीक है, तो ये 12वां क्वेश्चन हो गया। पहला क्वेश्चन देखते हैं, पद्म पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही कथन का ही चुनाव करना है। 2 स्टेटमेंट है। पद्म पुरस्कार आप लोग जानते हैं दिए जाते हैं। तो पहला स्टेटमेंट है कि पद्म पुरस्कार स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रतिवर्ष घोषित किए जाने वाले भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। यह पुरस्कार, दूसरा स्टेटमेंट, यह पुरस्कार उन सभी क्षेत्रों की गतिविधियों या विषयों में उपलब्धियों को मान्यता देना चाहता है जहां सार्वजनिक सेवा एक तत्व शामिल है। अब पद्म पुरस्कार कौन सा मंत्रालय देता है? गृह मंत्रालय। तो ये तो पता होना चाहिए। आपसे डायरेक्ट ही यही पूछ सकते हैं, वन लाइनर जो क्वेश्चंस बनते हैं कि पद्म पुरस्कार कौन सा मंत्रालय जारी करता है, तो गृह मंत्रालय, पता होना चाहिए। अब पहले स्टेटमेंट में एक शब्द बस बदला है, पूरा स्टेटमेंट गलत करने के लिए। क्या बदला है? क्या बदला है? हाँ, आपने सही सोचा है। यहाँ पे जो स्वतंत्रता दिवस दिया हुआ है, ये स्वतंत्रता दिवस नहीं होगा। गणतंत्र दिवस जो होता है, 26 जनवरी जो होता है, उसी के अवसर पर प्रतिवर्ष जो है पद्म पुरस्कार घोषित किए जाते हैं। 15 अगस्त के दिन क्या घोषित किया जाता है? नहीं, 26 जनवरी को घोषित किया। अभी 15 अगस्त गुजरा है, हमारा स्वतंत्रता दिवस, 77वां स्वतंत्रता दिवस गुजरा है। तो अभी नहीं जारी किया गया। कब जारी किया गया? 26 जनवरी के समय पे जारी किया जाएगा। केवल एक स्टेटमेंट किया, अगर ध्यान नहीं देंगे तो दोनों ही सही करके चले आते। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। तो पहला गलत हो गया, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। बी और डी में से हो सकता है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट जो है सही है। यह पुरस्कार उन सभी क्षेत्रों की गतिविधियों और विषयों में उपलब्ध यो को मान्यता देता है जहां सार्वजनिक सेवा क्या है, एक तत्व शामिल है ना। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या है, पद्म पुरस्कारों संबंधित सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसके बारे में विचार करते हैं, देखते हैं। नेशनल वेटलैंड इन्वेंटरी एंड असेसमेंट रिपोर्ट, या एक रिपोर्ट के बारे में है। सिंपल सा क्वेश्चन बनता है कि यह रिपोर्ट कौन जारी करता है। वन लाइनर में यही क्वेश्चन आएगा, यूपी 888 वाले लेवल में, या पीसीएस में भी। कब बहुत सारे क्वेश्चन पीसीएस में भी वन लाइनर ही रहते। तो इसकी स्टेटमेंट देखिए, उसमें सही विकल्प चुनना है हमको। तो इस रिपोर्ट को इसरो के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर और सैक ने तैयार किया था। इसरो की रिपोर्ट है तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है ना। दूसरा स्टेटमेंट, इस रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर कुल आर्द्रभूमि क्षेत्र देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 4.86% अनुमानित किया गया है। थर्ड स्टेटमेंट है कि रिपोर्ट पाया गया है कि मैंग्रोव क्षेत्र और प्रवाल भित्ति क्षेत्र में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो पहला जो स्टेटमेंट है यह सही है कि इसरो के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर और सैक ने तैयार किया है। दूसरा भी स्टेटमेंट सही है कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का 4.86 अनुमानित किया गया है इस रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, दूसरा भी सही है। तीसरा भी सही है कि मैंग्रोव क्षेत्र और प्रवाल भित्ति में वृद्धि हुई। तो इस तरह से डी इसका सही आंसर है। ठीक है, अगर आपसे डायरेक्ट पूछा जाता, 4 ऑप्शन दे दिया जाता कि नेशनल वेटलैंड इन्वेंटरी एंड असेसमेंट रिपोर्ट किसने जारी की है, इसरो ने, नासा ने, जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा ने, और रॉसकॉस्मोस ने, तो आपको पता होना चाहिए कि इसरो ने ही जारी की है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन। अब ये बहुत ही, कहाँ गया ये, 15th क्वेश्चन है, खेलों पर है। यूपीएससी खेलों पे ज्यादा पूछती नहीं, कभी कभी एक दो पूछ लेती है, लेकिन ये जो है कल्चर से संबंधित है, हमारे आर्ट एंड कल्चर संबंधित है। तो पारंपरिक खेलों के निम्न युग्मों और उनके प्रकारों पर विचार करना है। ये पारंपरिक खेल एक तरफ दिया है, एक तरफ दिया है उनका विधा या विषय किससे संबंधित है या क्या किया जाता है, और इसमें सही सुमेलित वाला आपको चुनना है। 3 खेल है। पहला है कलारीपयट्टू, है ना। कलारीपयट्टू पे मूवी भी आई थी, जो मतलब कुछ उसमें दिखाया गया है, जैसे क्या नाम है उसका, बागी,
बागी मूवी आई थी, तो टाइगर श्रॉफ की मूवी जो थी। तो इसमें पहला स्टेटमेंट है कलारिपयट्टू, वह उसके सामने दिया है मार्शल आर्ट का एक रूप। मलखम्ब योग, जिम्नास्टिक और मार्शल आर्ट का संयोजन। सिलंबम शस्त्र आधारित मार्शल आर्ट। ये देखिए 3 स्टेटमेंट दिया है, 3 क्वेश्चन है ना। कैसे क्वेश्चन है? कलारीपयट्टू किस राज्य का खेल है, मलखम्ब किस राज्य का है, सिलंबम किस राज्य का है, किससे संबंधित है। कई क्वेश्चन इसमें बनाए जा सकते हैं। अब मैंने तो यहाँ 1 और 3 लगाया। क्यों लगाया, अब बताता हूँ क्यों लगाया। मलखम्ब जो है मुझे लगा कि योग जिम्नास्टिक से संबंधित तो है, लेकिन मार्शल आर्ट का मुझे क्लियर नहीं पता था, तो मार्शल आर्ट के कारण मैंने इसको एलिमिनेट कर दिया दूसरा। लेकिन दूसरा जो है एलिमिनेट कर दिया तो गलत हो गया, क्योंकि ये मार्शल आर्ट से भी संबंधित है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो तीनों है, तीनों ही इसमें सही दिया गया है। कलारीपयट्टू जो है यह केरल का पारंपरिक खेल है, जो मार्शल आर्ट का एक रूप है। मलखम्ब जो है वो मध्य प्रदेश का है, जो कि योग, जिम्नास्टिक और मार्शल आर्ट का संयोजन है। सिलंबम जो है, सिलंबम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। ठीक है, और ये शस्त्र आधारित मार्शल आर्ट है। तो तीनों ही स्टेटमेंट क्या है, तीनों ही सही सुमेलित है। कलारीपयट्टू केरल का है, मलखम्ब जो है मध्य प्रदेश का है, और सिलंबम तमिलनाडु का है। यह भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, भारत की आर्कटिक नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए हैं और सही कथन का क्या करना है, चुनाव करना है। पहला स्टेटमेंट, यह नीति पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा जारी की गई है। यह कथन सही है। नीति का मुख्य दृष्टिकोण आर्कटिक परिषद में भारत की भागीदारी बढ़ाना है, तो बिल्कुल इसीलिए तो नीति जारी करेंगे, तो दूसरा भी सही है। और तीसरा जो है, अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा तो गलत करके आ सकते हैं, लेकिन जनरली ये सही ही है। 6 स्तंभ हैं, विज्ञान और अनुसंधान, ये तो होगा ही। जलवायु पर्यावरण संरक्षण, ये भी होगा। आर्थिक और मानव विकास, रिसोर्स, परिवहन और कनेक्टिविटी, ठीक है, ये भी। शासन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और राष्ट्रीय क्षमता निर्माण, तो इनको पढ़ने से ही लग रहा है कि हाँ इसी से संबंधित होगी आर्कटिक नीति। तो तीनों ही कथन इसके सही हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो डी है, 1, 2 और 3। अब ये करंट से संबंधित क्वेश्चन ही है। कामिकेज ड्रोन, ड्रोन से संबंधित क्वेश्चन है। मुझे नहीं पता था तो मैंने इस क्वेश्चन को किया ही नहीं है। तो जब नहीं पता हो तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि गलत ही हो जाता है, उसका निगेटिव इफेक्ट पड़ता है ज्यादातर। बिल्कुल नहीं पता है तब नहीं करना चाहिए, थोड़ा बहुत पता है तो एलिमिनेट कर लेते ना। अब लेकिन ये नया ट्रेंड का क्वेश्चन है, इसमें एलिमिनेट भी कैसे कर सकते हैं? कौन सा सही है कौन सा गलत है एग्जैक्ट पता होना चाहिए। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं इसमें क्या है कि कामिकेज ड्रोन, ये जो अभी वार चल रहा है यूक्रेन और रूस के बीच में, उसमें ड्रोन बहुत प्रयोग किए जा रहे हैं, तो उन्हीं ड्रोन से संबंधित है। पहला है, ये बड़े मानव रहित विमान होते हैं जो विस्फोटक से भरे होते हैं। इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखेंगे तो मानव रहित, मानव नहीं रहेगा, ये तो सही है। लेकिन बड़े बड़े नहीं होते हैं, ये क्या होते हैं? ये छोटे होते हैं। यही एक कथन यहाँ पे क्या कर रहा है, इसको गलत कर रहा है, छोटे होते हैं। तो पहला कथन गलत हो गया। तो पहला गलत हो गया, मतलब जहां पे तीनों सही दिए हैं वो नहीं होगा। ठीक है, एक तो एलिमिनेट कर लिया हमने। दूसरा देखते हैं, राडार पर इनका पता लगाना मुश्किल है और ये मानवीय हस्तक्षेप के बिना लक्ष्य को भेद सकते हैं। तो राडार इनका पता नहीं लगा पाता, यह सही है स्टेटमेंट। और मानवीय हस्तक्षेप के बिना क्या करते हैं, लक्ष्य को भेद सकते हैं। बहुत मानव को इसमें प्रयास नहीं करना है, एक बार टारगेट सेट कर दीजिए। जैसे एक होती है ना वो नाग मिसाइल, ये फायर एंड फॉरगेट, उसी तरह का है ये, फायर एंड फॉरगेट, लक्ष्य को भेद देगी। तीसरा है कि इन्हें स्विच ब्लेड ड्रोन के रूप में भी जाना जाता है। इनका दूसरा नाम है स्विच ब्लेड ड्रोन, क्योंकि लॉन्च के समय इनके ब्लेड जैसे पंख निकलते हैं। ठीक है, जब लॉन्च किया जाएगा तो ब्लेड के रूप में पंख निकल आएगा। तो दूसरा और तीसरा जो है सही है। तो अब 1, 2, 3 ऐसे तो चुनने का था नहीं, तो इसमें पूछा था कौन सही है, तो इसमें 2 कथन जो है सही है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, बी है। चलिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत नेट परियोजना के संबंध में अगला क्वेश्चन है हमारे पास। भारत नेट परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हमको विचार करना है। तो कौन कौन से कथन हैं हमारे पास? 2 कथन है और सही कथन का चुनाव करना है। तो देखते हैं। पहला कथन है कि भारत नेट परियोजना राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का नया ब्रांड नाम है और इसे भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड नामक एक विशेष प्रयोजन वाहन द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। स्पेशल पर्पज व्हीकल द्वारा भारत ब्रॉड नेटवर्क लिमिटेड एक स्पेशल पर्पज व्हीकल है जो इसे कार्यान्वित कर रहा है, एजेंसी है। इसे देश की सभी ग्राम पंचायतों में, अब सभी ग्राम पंचायतों देख करके आपका दिमाग थोड़ा गड़बड़ हो सकता है सभी में ना हो, क्योंकि एक्सट्रीम स्टेटमेंट है ना। तो ब्रॉडबैंड इसे देश की सभी ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है। तो भारत नेट परियोजना अगर पढ़े होंगे, थोड़ा भी दिमाग में होगा, तो गाँवों को क्या करना है, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से कनेक्ट करके करने का प्रयास है, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क बिछाना है। ठीक है, तो पहला भी स्टेटमेंट सही है ना, कि ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का नया नाम है ना, और यह एजेंसी इसको क्रियान्वित करेगी। और दूसरा जो स्टेटमेंट है वह भी सही है, सभी गांवों को इसमें हमको क्या करना है, कनेक्ट करना है। उसका जो सही आंसर है वह सी है। ठीक है, दोनों कथन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समुद्री ऊर्जा तरंगों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है, सही कथन का चुनाव करना है। तो पहला कथन जो दिया है कि नया जो पहले तो समुद्री उष्मा तरंग के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं आपको कि क्या है। समुद्री उष्मा तरंग क्या है? यह एक टाइम पीरियड को बताता है, मतलब टाइम पीरियड को बताता है जिस दौरान जो है समुद्री जो सतह का तापमान है वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए हिंद महासागर जी जो क्षेत्र है ना, आप मानसून पढ़ते हैं तो क्या होता है, जब गर्मी का समय आता है तो भारत के लगभग बीचों बीच जो है कर्क रेखा गुजरती है। तो जब गर्मी का मौसम आता है तो सूर्य की किरणें उत्तरी भारत पर लंबवत होती हैं। तो ऐसे में क्या होता है, यहाँ पे लो प्रेशर का निर्माण होता है और हिंद महासागरीय क्षेत्र में हाई प्रेशर का, मतलब यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा होता है, यहाँ का टेम्परेचर कम होता है। ठीक है, तो इसका कुछ समय होता है ना कि जब तक सूर्य इस क्षेत्र में रहेगा तभी तक होगा, फिर सूर्य जब दक्षिणी गोलार्ध की ओर चला जाएगा तो यहाँ का तापमान बढ़ जाएगा और इस क्षेत्र का तापमान कम हो जाएगा। ठीक है, तो जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में गया और हिंद महासागर का तापमान बढ़ गया, तो ये कुछ टाइम पीरियड के लिए ही नॉर्मली होता है ना, कि हाँ 2 महीने 4 महीने के लिए टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। लेकिन जब समुद्री ऊर्जा तरंगों का प्रभाव होगा तो मान लीजिए नॉर्मली 4 महीने के लिए टेम्परेचर जाता रहता था, तो अब 6 महीने के लिए टेम्परेचर ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो यही होता है समुद्री ऊर्जा तरंगों के कारण। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि पहला स्टेटमेंट है कि नए अध्ययन के अनुसार पिछले कुछ दशकों में हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री तरंगों में काफी कमी आई है। ठीक है, कमी नहीं आई है, यहाँ पे कमी जो लिख दिया ना, कमी नहीं आई है, यहाँ पे क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो देखिए कमी वृद्धि, कमी की जगह वृद्धि की जगह कमी लिख दिया, पूरा स्टेटमेंट क्या हुआ, गलत हो गया। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, यह घटना भारतीय मानसून को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। तो ये हिंद महासागरीय क्षेत्र में अगर घटना हो रही है तो प्रभावित तो करेगी ही। तो दूसरा कथन क्या है, सही है। तो इसका जो सही आंसर है वो सी है, केवल 2 है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला सैन्य अभ्यास और किनके किनके बीच में होता है उससे संबंधित क्वेश्चन है, और सही सुमेलित चुनना है। उसके सामने जो लिखा है वो सही लिखा है कि नहीं। तो अभ्यास जो मिलन है या मिलान है वो कौन करता है, भारतीय नौसेना करती है, सही है। कोबरा वॉरियर यूके की वायुसेना करती है, यह भी सही है। ईस्टर्न ब्रिज भारत और ओमान के बीच में भी होती है, ये भी सही। ठीक है, का जो सही आंसर है वह डी है। ठीक है, तीनों ही सही सुमेलित। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डेटा औपनिवेशीकरण के संबंध में कथनों पर विचार करना है। डेटा कोलोनाइजेशन का मतलब क्या है, उसका मतलब ही है एक तरह से। तो पहला स्टेटमेंट है कि डेटा औपनिवेशीकरण से एकाधिकार निगमों, मोनोपोली जो होती है, एकाधिकार निगमों और तानाशाही अत्याचारी सरकारों का निर्माण हो सकता है।
दूसरा, डेटा औपनिवेशीकरण के संदर्भ में बिग डेटा टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर दो बड़ी समस्याएं हैं। ठीक है, तो इसमें दोनों ही कथन सही है। मतलब ये है कि डेटा औपनिवेशीकरण का मतलब क्या है, जैसे पहले देश क्या करते, दूसरे देश पे कब्जा करते थे, लेकिन अब डेटा पे कब्जा करेंगे। जो जानकारियां हैं, जैसे कोई भी, मान लीजिए उदाहरण के रूप में फेसबुक पे हमने अपने सारी डेटा रखी हुई है, अपलोड की हुई है। फेसबुक दूसरे देश की कंपनी है ना। अब वो डेटा मान लीजिए किसी को बेच दे, या हमारे ही डेटा को किसी को बेच दिया, अब या तो किसी ने हैक कर दिया और हैक करके हमारे ही डेटा पे हमको ब्लैकमेल कर रहा है और हमसे क्या कर रहा है, हमारा शोषण कर। औपनिवेशीकरण मतलब क्या होता है, गुलाम बना लेना। तो डेटा अगर किसी एक संस्थान के पास हो जाए पूरा, तो वो एक तरह से डेटा के आधार पे भी क्या कर सकता है, तानाशाही हो सकती है, एकाधिकार हो सकता है, और बहुत बड़ा विवाद का विषय है। अभी हाल ही में आप देख रहे हैं, भारत भी डेटा प्रोटेक्शन लॉ जो है लाया है ना। बात चल रही है, लाना ही है, जरूरी ही है। ठीक है, और दूसरा स्टेटमेंट भी सही है कि अब डेटा औपनिवेशीकरण के लिए जो तकनीक है वो बहुत बड़ी जिम्मेदार है। तकनीक के दोनों ही पक्ष होते हैं, सकारात्मक नकारात्मक। अब उसका आप कैसे प्रयोग करते हैं। तो बहुत विशाल डेटा को इकट्ठा करने के लिए तकनीक चाहिए, जिसमें बिग डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये तकनीक है। तो ये चुनौती भी है हमारे लिए। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है ना। डेटा औपनिवेशीकरण के संबंध में एकाधिकार का निर्माण किया हो सकता है, और ये तकनीकियां जो है समस्याएं हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि समाचार में कुछ प्रजातियां थी जो जानवरों की प्रजातियां हैं, है ना। और और उनका स्थान वो किन क्षेत्रों में क्या है, पाई जाती है। अब इसमें हमको सही बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है। एक केवल एक है कि दो है, तीन है। ये नहीं पूछा है कि पहला दूसरा तीसरा, अब केवल पूछ रहा है। ऐसे पूछता है, नया ट्रेंड आ गया यूपीएससी में। तो पहला जो है डुगोंग है। तो डुगोंग जो प्रजाति है वह तमिलनाडु में पाई जाती है। हाँ, बिल्कुल पाई जाती है। दूसरा है सफेद गाल वाला मकाक, है ना। सफेद गाल वाला मकाक अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। हाँ, बिल्कुल पाया जाता है। काली गर्दन वाला सारस जो है राजस्थान पाया जाता है। नहीं, राजस्थान में नहीं पाया जाता है। काली गर्दन वाला सारस कहाँ पाया जाता है, लद्दाख में पाया जाता है। अब ये थोड़ा बहुत दिमाग लगा सकते हैं, लेकिन इसमें एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन हो तभी सही कर पाएंगे। तो तीसरा जो है गलत दिया है। तो एक और दो सही है, तो एक और दो तो है नहीं, तो दो कथन जो है सुमेलित है, तो इसमें केवल दो सुमेलित है, बी सही। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह है नॉर्ड स्ट्रीम से संबंधित। नॉर्ड स्ट्रीम रूस से जर्मनी तक पाइपलाइन है, किसके लिए, पेट्रोलियम के लिए, पानी के लिए, सैन्य परिवहन के लिए। तो अब थोड़ा बहुत दिमाग लगाते हैं तो एनर्जी से ही संबंधित होगा, क्योंकि रूस के पास नॉर्ड स्ट्रीम रूस से जर्मनी तक के लिए है ना। तो रूस एनर्जी सोर्स के लिए जाना जाता है ना इन क्षेत्रों में। तो पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस से होगा, और प्राकृतिक गैस का ही सबसे बड़ा जो है, रूस जो है ज्यादा प्राकृतिक गैस के लिए जाना जाता है। तो बी सही आंसर है, प्राकृतिक गैस के लिए पाइप है नॉर्ड स्ट्रीम। ठीक है, ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है किससे संबंधित था नॉर्ड स्ट्रीम। तो पेट्रोल नॉर्ड स्ट्रीम आपसे पूछ सकते हैं क्या है, पाइपलाइन है, कोई स्पेस क्राफ्ट है, कोई नया टैंक बना दिया है ना, ये भी पूछ लेते हैं। तो ये प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए है नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये जो पाइपलाइन है बाल्टिक सी के नीचे से जाती है। बाल्टिक सी के आसपास जितने भी बाल्टिक कंट्री हैं उनका नाम आप कमेंट करके बताइए, होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24वां, पोला वट्टा है। अब ये या तो पता है तभी कर पाएंगे, तुक्का नहीं लगाएंगे। तुक्का लगाएंगे तो हो सकता है सही हो जाए, लेकिन गलत भी हो जाए, ज्यादा संभावना है गलत होने की। तो पोला वट्टा क्या है, इसका सही आंसर है ए। यह एक प्रकार की मछली है। ये मछली की नई प्रजाति जो है खोजी गई है। किसके द्वारा खोजी गई है, केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान ने मछली की प्रजाति खोजी है, जिसका नाम क्या है, पोला वट्टा। वैसे लगता है ये जैसे कोई पुरानी लिपि खोज ली गई हो, कोई पुरानी पुस्तक का नाम है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह एक प्रकार की मछली है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। फिर से यूपीएससी का टर्न, ये योजनाएं दिया है और कौन से जो है मंत्रालय उन योजनाओं को क्या कर रहे हैं, क्रियान्वित कर रहे हैं, उससे संबंधित है। तो पहला जो है कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, तो कौन सा मंत्रालय? संपदा आपको पता होना चाहिए, फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री द्वारा यह योजना क्रियान्वित की जा रही। तो पहला सही है सुमेलित। ग्रामीण सड़क योजना प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा, सही है। पर्वतमाला योजना सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा, तो यह भी ठीक है। तो 25वां का जो है तीनों ही युग्म क्या है, सही सुमेलित। ठीक है, तो इस तरह से हमने 25 क्वेश्चन जो हैं अभी डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट जो है पार्ट में और क्वेश्चंस इसके कंप्लीट करेंगे, 25-25 करके ही कंप्लीट करेंगे। और तो अच्छे से इसको कर लीजिए, आगे के क्वेश्चंस जो है जल्दी अपलोड कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहिए। अच्छा लगे तो शेयर भी कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।